हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ शॉक। शॉक क्या होता है, किस कंडीशन में शॉक होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम देखेंगे। इफ़ मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ आवर बॉडी एंड टिश्यू परफ्यूजन compromising ड्यू टू फेलियर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग हार्ट। अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फेल होने की वजह से बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड पूरी ना हो पाए और अगर बॉडी टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल पाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड शॉक। शॉक में क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फेल हो जाने से या हार्ट के फेल हो जाने से हमारी बॉडी के सेल एंड टिश्यू को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है तो बॉडी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में टिश्यू परफ्यूजन एंड सेल परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बॉडी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो बॉडी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा एंड साथ ही परफ्यूजन डिक्रीज़ हो जाएगा, साथ ही परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का मतलब क्या है? ऐसा शॉक जिसमें ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ड्यू टू एनी कंडीशन इफ ब्लड वॉल्यूम एक डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। नॉर्मली ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर होता है और नॉर्मल कार्डियक आउटपुट भी 5 लीटर पर मिनट होता है। कैपेसिटी भी 5 लीटर होती है। कैपेसिटी का मतलब ये है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब है उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की नॉर्मल ब्लड को कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी 5 लीटर होती है या 5 लीटर होती है। हमने देखा हमारा नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर होता है, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट भी 5 लीटर पर मिनट होता है। साथ ही जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर जो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें ब्लड को कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी 5 लीटर होती है। हम देखेंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होता है। फॉर एग्जांपल जब हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी तो बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाएगा। इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। हमने देखा ये पेशेंट है जिसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जिसे हेमरेज भी कहते हैं। हमने देखा एक पेशेंट है जिसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है या उसी को हैवी ब्लीडिंग को ही हेमरेज कहते हैं। इस कंडीशन में जब हैवी ब्लीडिंग होगी तो बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाएगा। इसका मतलब ब्लड का वॉल्यूम बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्ट। इस कंडीशन में क्या होता है, या तो हार्ट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने की वजह से हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी तो साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई एंड न्यूट्रिशन बॉडी सेल्स को नहीं मिलेंगे और साथ ही वेस्ट का एक्युमुलेशन होने लगेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। इस कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल होता है, साथ ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसकी कैपेसिटी भी नॉर्मल रहती है। लेकिन इस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ क्यों हो जाता है? यह हार्ट के पंप फेल होने से हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होने का मतलब है ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो बॉडी के सेल्स एंड टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। साथ ही वेस्ट का एक्युमुलेशन होने लगेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है, इसमें हमारा ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल रहता है। ब्लड के वॉल्यूम में कोई लॉस नहीं होता है, कोई डिक्रीज़ नहीं होता है। लेकिन इस कंडीशन में जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ब्लड वेसल का डायलेशन होने की वजह से ब्लड वेसल्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाती हैं तो उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ड्यू टू डायलेशन ऑफ वेसल्स कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम हमारा 5 लीटर था, ब्लड वेसल्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई। इसका मतलब कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई तो अब उनकी कैपेसिटी बढ़ के 10 लीटर की हो गई, लेकिन हमारा नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम है 5 लीटर। इस कंडीशन ब्लड वेसल के डायलेशन होने से ब्लड वेसल्स के डायलेट होने से पेरिफेरी वेसल्स में ब्लड की पूलिंग होने लगती है। पेरिफेरी वेसल्स में जब ब्लड की पूलिंग होने लगती है तो वीनस रिटर्न डिक्रीज़ हो जाता है।
वीनस रिटर्न डिक्रीज का मतलब है वीनस ब्लड वापस हार्ट में नहीं पहुंचता है। जब वीनस ब्लड वापस राइट एट्रियम में नहीं जाएगा, राइट एट्रियम में वापस नहीं जाएगा, इसका मतलब है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो फर्दर सेम कंडीशन होगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने से बॉडी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, साथ के वेस्ट का एक्यूमुलेशन हो लेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल रहता है लेकिन इसकी ब्लड वेसल्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल एनाफाइलेटिक कंडीशन में ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। साथ ही सेप्टिक शॉक में ये कंडीशन हो सकती है, ब्लड वेसल्स की कैपेसिटी इंक्रीज होने से ब्लड की पूलिंग होने लगती है पेरिफेरी वेसल्स में, वीनस ब्लड वापस राइट एट्रियम में नहीं पहुंचता है। इस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने से ब्लड सप्लाई, हमारे वाइटल्स ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने से बॉडी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, साथ ही वेस्ट का एक्यूमुलेशन होने लगा। इस कंडीशन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक में ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाता है। ब्लड वेसल्स के डायलेशन होने से ब्लड की पूलिंग होने लगती है पेरिफेरी वेसल्स में ब्लड की पूलिंग होने लगती है तो वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है। तब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने से बॉडी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, साथ ही परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। फोर्थ है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है, ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो भी नॉर्मल रहता है, ब्लड का वॉल्यूम भी नॉर्मल रहता है, कैपेसिटी भी नॉर्मल होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लॉकेज आने की वजह से कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। इस ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से ब्लड वापस हार्ट में नहीं पहुंच पाता है। जब ब्लड वापस हार्ट में नहीं पहुंच पाता है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो साथ ही कार्डियक आउटपुट के डिक्रीज होने से बॉडी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई एंड न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, साथ ही वेस्ट का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में आता है फॉर एग्जांपल डीप वेन थ्रोम्बोसिस। फॉर एग्जांपल ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, ये यहाँ से मूव होके जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ से इसने ब्लॉकेज कर दिया। इसके ब्लॉकेज होने से ब्लड की पूलिंग होने लगेगी, ब्लड राइट एट्रियम में नहीं जाएगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हमारी बॉडी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी सेल्स को नहीं मिलेंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ शॉक। फर्स्ट हम देख रहे हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के। तो फर्स्ट है ब्लीडिंग। फर्स्ट हम देख रहे हैं ब्लीडिंग होने की वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन और ड्यू टू एनी अदर कंडीशन। अगर पेशेंट की बॉडी से ब्लीडिंग होकर ब्लड का लॉस हो रहा है तो उस बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाएगा। इसका मतलब है ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हीमोथोरैक्स हो सकता है एंड हीमोपेरिटोनियम हो सकता है। एक्सटर्नल में क्या हो सकता है, एक्सटर्नल कंडीशन में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। ट्रॉमा की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है ब्लड वॉल्यूम लॉस हो जाएगा, बॉडी से ब्लड का लॉस हो गया, इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होने की कंडीशन को बोलेंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अगर जीआई ब्लीडिंग हो रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो वॉमिटिंग के थ्रू जो ब्लड बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं हेमेटोमेसिस। रेक्टल ब्लीडिंग होगी, रेक्टल ब्लीडिंग के थ्रू ब्लड का लॉस होगा या वॉमिटिंग के थ्रू जो हेमेटोमेसिस या वॉमिटिंग के थ्रू ब्लड का लॉस होगा। इन दोनों कंडीशन को बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। सेकंड है लॉस ऑफ फ्लूइड। बॉडी से फ्लूइड का लॉस होने की कंडीशन में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर किसी को डायरिया है तो बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। वॉमिटिंग हो रही तो बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। पॉलीयूरिया है तो अधिक मात्रा में यूरिन बॉडी से लॉस हो जाएगा। इस सभी कंडीशन में बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। सेकंड है कार्डियोजेनिक शॉक के क्या कॉजेस हो सकते हैं।
कार्डियोजेनिक शॉक के क्या कॉजेस हो सकते हैं? पहला है फर्स्ट है एरिथमिया। ये 2 टाइप का हो सकता है, टैकीएरिथमिया हो सकता है, टैकीएरिथमिया हो सकता है एंड ब्रैडीएरिथमिया हो सकता है। टैकीएरिथमिया का मतलब है हार्ट रेट नॉर्मल से इंक्रीज हो जाना। टैकी का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, टैकी का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, ब्रैडी का मतलब है डिक्रीज हो जाना। टैकी का मतलब है नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज हो जाना, ब्रैडी का मतलब है जो नॉर्मल वैल्यू है उससे डिक्रीज हो जाना। टैकीएरिथमिया का मतलब है नॉर्मल हार्ट रेट से जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है उस कंडीशन को बोलते हैं टैकीएरिथमिया। नॉर्मल हमारा कार्डियक आउटपुट 72 हमारी हार्ट रेट होती है एंड 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो ये नॉर्मल अप्रॉक्सीमेट आता है 5 लीटर, अप्रॉक्सीमेट 5 लीटर आएगा, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन की ये हमारा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है 5 लीटर पर मिनट। ये हमारा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है 5 लीटर पर मिनट। अब अगर किसी पर्सन की टैकीएरिथमिया है, टैकीएरिथमिया का मतलब है उसकी हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल नॉर्मल पर्सन में 72 थी, हार्ट रेट टैकीएरिथमिया कंडीशन में हार्ट रेट इंक्रीज होके 300 हो गई। जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो इस कंडीशन में स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली हमारा कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट होता है। अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, टैकीएरिथमिया कंडीशन में हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इस कंडीशन में जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज होने से वेंट्रिकल्स को रिफिल होने का टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, हार्ट रेट अगर इंक्रीज होती है तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हार्ट रेट एक नॉर्मल कंडीशन से या लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जब हार्ट रेट लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो इस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने से वेंट्रिकल्स को रिफिल होने का टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जब स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। कंडीशन में बॉडी सेल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, इस कंडीशन को बोलते हैं टैकीएरिथमिया कंडीशन। साथ ही सेकंड है ब्रैडीएरिथमिया। ब्रैडीएरिथमिया कंडीशन में क्या होता है, जो हार्ट रेट है नॉर्मल से कम हो जाती है, नॉर्मल से डिक्रीज हो जाती है। ब्रैडीएरिथमिया में क्या होता है, हार्ट रेट नॉर्मल से कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट हमारी 20 है, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम का ये मतलब होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है एक बार जब हार्ट पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड इजेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। किसी पर्सन की हार्ट रेट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए तो स्ट्रोक वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रैडीएरिथमिया। हमने देखा टैकीएरिथमिया एंड ब्रैडीएरिथमिया, इन दो कंडीशन में किस तरीके से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। सेकंड है हमारा पंप फेलियर। हार्ट का पंप फेल होने से और हार्ट से रिलेटेड अदर कोई कंडीशन होने की वजह से, अगर ड्यू टू एनी कंडीशन रिलेटेड टू हार्ट और हार्ट से रिलेटेड अदर कोई डिजीज़ और अदर कंडीशन की वजह से अगर हार्ट का प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा तो हार्ट जब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने से इन सभी कंडीशन में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने से बॉडी सेल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। बॉडी सेल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो बॉडी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा एंड वेस्ट का एक्युमुलेशन होने लगेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। हम देखेंगे